हम इससे पहले किसके बारे में बात कर रहे थे? हम श्रीनगर से आई उन तस्वीरों के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार उन तस्वीरों को फिर से दिखा देते हैं जरा। श्रीनगर से आई उन तस्वीरों को एक बार फिर से दिखाइए। ये देखिए जी जी सर आप कह रहे थे, मैंने आपको टोक दिया था, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं कह रहा था कि ये अद्भुत तस्वीर है, कभी देख 90 के बाद पहली बार देख रहा हूँ, और 90 में जो कुछ देखा था वो ये तस्वीर नहीं थी, इसकी ठीक विपरीत तस्वीर थी। वहाँ पे जितने भी नागरिक थे जो गैर मुस्लिम थे उनके लिए वो जगह बचा नहीं था, उनको भगाने की शुरुआत हो चुकी थी। आप देखिए वहाँ से पंडित वहाँ से भागने को मजबूर हो चुके थे, और यहाँ पे जो सड़कों पे वहाँ पे जो स्थिति थी, मुझे याद है ये शायद 90 नहीं 91 की बात है, शबीर शाह रिलीज हुए थे जेल से, और इन्हीं सड़कों पे वो एक मैक्सी मेटाडोर टाइप का जो होता है उसके ऊपर में AK-47 उनके समर्थक फायरिंग करते हुए निकल रहे थे। मुझे वो तस्वीर याद है, बहुत विविडली, बहुत अच्छी तरीके से याद है। 35-37 साल के बाद वो बिल्कुल ताज़ा है, वो कभी निकल नहीं पाया। आज ये तस्वीर देख के मुझे लग रहा है कि ये वो भारत की तस्वीर है जहाँ पे ऐसे आतंकवादियों, ऐसे अलगाववादियों, ऐसे तत्व के लिए कोई जगह बची नहीं है। तो ये एक मजबूत, सशक्त और ऐसे भारत की तस्वीर है जो दूर तक, ये यहाँ तक नहीं रुकने वाला है दीपक जी। ये उन तमाम लोगों के लिए मैसेज है कि तुम कहाँ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, देश मजबूत है, देश मजबूत हो रहा है, और आपके लिए कोई अब जगह नहीं है, आप जहां जाए। ठीक है सर, क्विकली सबसे एक रिएक्शन लेते हैं तिवारी साहब, 2 लाइन में, उससे ज्यादा नहीं। देखिए ये एक इंडिकेशन है उन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जो अपने फायदे के लिए गरीब जनता को बेवकूफ़ बना के अपना नैरेटिव सेट करके और कन्फ्यूजन क्रिएट करती थी। तो जब तक हाँ अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डेवलपमेंट नहीं होता है, तो ऐसे लोगों के लिए काम आसान हो जाता है बाहर से पैसे लेके। अब ये क्लियर कट दिखा रहा है कि डेवलपमेंट है, जिस तरीके से सरकार का योगदान है कश्मीर को बढ़ाने के लिए, वहाँ की जनता कितनी खुश है, या विश्व में सबके लिए जा रहा नैरेटिव ही, सबके लिए नैरेटिव क्रिएट होना कि आप जो क्रिएट कर रहे थे पाकिस्तान के लिए पर्टिकुलरली, कि ये तुम्हारे लिए एक जवाब है, और सोचो कि भारत कहाँ आगे बढ़ रहा है। भारत कहाँ आगे बढ़ रहा है उसकी ये तस्वीर है। मैं सीधे चलता हूँ रिटायर्ड कर्नल संजीत सरोही जी के पास। संजीत सरोही जी, 2 लाइन में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, लाल चौक के अंदर एक लड़का जो है वो भारत के तिरंगे में रंगा हुआ है, पूरे बदन पे भारत का तिरंगा बना हुआ है, हाथ में एक बड़ा सा तिरंगा है और ब्रह्मोस उसके हाथ में दिखाई दे रही है। ये तस्वीर क्या दिखाती है, 2 लाइन में बताइएगा। लाल चौक पे दीपक जी, ये तस्वीर ये बताती है पाकिस्तान को कि भारत अब कहां पे है, कश्मीर कहां पे है, और ये तस्वीर ये भी बताती है POJK के लोगों को कि जो आप वहां पे जो है जिस मुश्किलें से आप गुजर रहे हो, भारत के साथ आओगे तो ये सारी मुश्किलें आपकी दूर हो जाएगी। दीपक जी, कैप्टन संदीप धवन साहब क्या कहेंगे इन तस्वीरों पर, 2 लाइन में? कैप्टन संदीप धवन, आवाज आ रही है आपको? कैप्टन साहब को आवाज नहीं आ रही है। सीधे मैं मेहंदी रत्ता साहब के पास चलता हूं। एयर कमांडर मेहंदी रत्ता, क्या कहेंगे 2 लाइन में इन तस्वीरों के बारे में? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन पूरे हर भारतीय को फ्रीडम देता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन और सिक्योर करने के लिए भारत की आर्म्ड फोर्सेस हमेशा रेडी हैं। और आज का दिन उसी चीज़ का फेस्टिवल और पर्व है कि गणतंत्र को मेंटेन करना और सिक्योर करने का जो स्ट्रेंथ चाहिए वो हमारे में है, और वही हम आज दिखाने जा रहे हैं कर्तव्य पथ पर। लेकिन ये तस्वीर सर, वो गाना है ना, यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, तो ये सिकंदर की तरह है इस वक्त। ये जो लड़का है ये लाल चौक पर एक सिकंदर की तरह खड़ा हुआ है, और वो सिकंदर जो पूरे अलगाववादियों को, टेररिस्टों को, जो लोग ऐसी बात करते हैं, सेपरेटिस्ट हैं, उन तमाम लोगों को अपनी जेब के अंदर ये डाल चुका है। और ये साफ साफ दिखाता है कि भारत की असली ताकत क्या है। फिर से एक बार वंदे मातरम की बहस पर आते हैं, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी के आने का में काफ़ी वक्त है, लगभग 1 घंटे का वक्त है। जब वो कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे 10:27 में वो कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। लगभग 10-10:15 बजे से वो तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी, जब प्रधानमंत्री आएंगे, महामहिम राष्ट्रपति आएंगी, दोनों जो यूरोपियन काउंसिल के और कमीशन के अध्यक्ष हैं वो दोनों आएंगे। इन तमाम तस्वीरों के बारे में हम बात करेंगे। 10:25 पर कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, और उसके बाद राष्ट्रपति आएंगी उसके कुछ ही देर के बाद। तो आइए वंदे मातरम पर एक बार फिर से बहस शुरू कर देते हैं। ओपी तिवारी साहब, वंदे मातरम पर जो लोग ये कहते हैं कि हम इस वंदे मातरम को नहीं गाएंगे, हमारा मजहब इसको अलाउ नहीं करता है, वो लोग कौन है? आपको क्या लगता है, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई?
देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से बंकिम जी ने इसका बनाया था, ये गाने को जो लिखा था, उस समय इसका मेन उद्देश्य था कि भारत में जो रिसोर्सेज हैं उसको बताएं कि भारत हमारी माता है, आपके पास सब कुछ है, फल है, ज़मीन है, सब कुछ है। और इसके अलावा एक वो था कि हमें राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा करनी थी। उसे पूरी बात से सफल हुए थे। वह एक राष्ट्रभक्ति की भावना हो गई थी, जैसा अभी सिंह साहब बता रहे थे। उस समय ही सब लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलके एक गंगा में डिप लेके और इस गाना को गाया था। लेकिन छोटी मोटी कंट्रोवर्सी मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन कहने के लिए मजबूर हो रहा हूँ कि एक क्रिएट गई थी उस समय एक बहुत बड़े साहित्यकार ने, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन्होंने लिखा था कि इसमें छः स्टैंजा हैं। कुछ स्टैंजा हमारे दूसरे धर्म मानने वालों को ये उनके बस में नहीं होगा, वो पसंद नहीं करेंगे, इसलिए हमें हटा जाना चाहिए था। तो जहां तक मैं सोचता हूं ये उसकी बीज उस समय ही बो दी गई थी, ताकि अब ये नैरेटिव ऐसा बनाया गया कि भारत के खिलाफ है। उन जब 150 साल पहले हुआ था तो हमारे मुस्लिम वर्ग के लोग, सब लोग इसको पसंद करते थे, सब ध्यान रखते थे। अब ये डिसिसिव फोर्स ऐसा जो बन गई है, जो चाहती है कि देश का प्रगति रुक जाए और जिस रास्ते पर देश आगे बढ़ रहा कम हो जाए, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करे, तो एक बहाना ढूंढते रहते हैं। ये वंदे मातरम का एक उन्होंने बहाना ले लिया है कि भारत माता है, लेकिन इस वंदे मातरम का मेन उद्देश्य था भारत की रिसोर्सेज, भारत के पास क्या है उसको जगाना, भारत की आत्मशक्ति क्या है। रिसोर्सेज के बारे में एक और बात करना चाहूँगा, दीपक एक समय दे दीजिए। तो भारत को मुगल लूट के ले गए, अंग्रेज लूट के ले गए, कई लोग ले आके यहाँ से लूट के स्विस बैंक में पैसे लेके चले गए, लेकिन भारत अभी भी वहीं खड़ा है। कई इकोनॉमिक आर्थिक संकट आए विश्व में, 90s में आया, उसके बाद में कोविड के टाइम में, अभी भी चल रहा, लेकिन भारत अभी भी खड़ा है। भारत क्यों खड़ा है? बिकॉज भारत के पास रिसोर्सेज है, अपने रिसोर्सेज है, अपने बल पर कब्जा हो सकता है। भारत की जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, अपना कंजम्पशन डिपेंडेंट है, और उसको सही रास्ता दिखाने की जरूरत थी। वो जो बहुत दिनों से हम सही रास्ते पर नहीं चल पा रहे थे, अब इस रास्ते पर आ गए हैं, तो भारत जो सोने की चिड़िया थी अभी बनेगी, सोने की चिड़िया थी बनेगी। महेंद्र दत्ता साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? और चूंकि 150 वर्ष है और वंदे मातरम के 150 वर्ष हमारे गणतंत्र दिवस की थीम है, ये क्या संदेश है उन लोगों के लिए जो इसको गाने से इनकार करते हैं? आप इसे इस तरह से देखिए, वंदे मातरम हमारे देश के लिए ज़रूरी क्यों है, क्यों था 150 साल पहले और 1000 साल पहले भी और अभी भी। अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे, आप एशिया का मैप देखिए, उसकी सैटेलाइट पिक्चर देखिए, अगर हो सके तो आप अभी भी दिखा सकते हैं गूगल पर। ये सिर्फ स्लोगन नहीं है कि सारे जहां से अच्छा। आप अगर वो ज्योग्राफी देखेंगे तो यही एक जगह है, हिंदुस्तान, भारत, जो सारे जहां से अच्छा है, इन द सेंस इट हैज़ गॉट एवरीथिंग। आप वेस्ट में चले जाइए, आपका राजस्थान से डेजर्ट स्टार्ट हो जाएगा और वो हज़ारों किलोमीटर तक चलेगा। इसी तरह से आप ईस्ट में चले जाइए तो आपको पानी मिलेगा या आइलैंड्स मिलेंगे। तो यही एक जगह है जहाँ सबकी नज़र रहती है और रही, पिछले 1000 सालों से रही, और फिर भी हमने अपनी संस्कृति को ज़िंदा रखा। तो वो इन्हीं तरीक़ों से रखा, और 150 साल पहले वंदे मातरम भी सिर्फ इसी कारण से आया और जीवित है और जीवित रखेगा हिंदुस्तान को। ठीक है, आपने बड़ी बात कही कि वंदे मातरम क्यों महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, हमारे संस्कारों के लिए, हमारी सभ्यता के लिए, हमारी विरासत के लिए। इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और वंदे मातरम के 150 वर्ष जो इस बार गणतंत्र दिवस की थीम है, उस पर हमारी ये गर्मा गर्म बहस जारी है।